हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूपीएससी के अच्छे आंसर्स को लिखा जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम मॉडल आंसर्स देखेंगे और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक यूपीएससी का अच्छा आंसर की ड्राफ्टिंग होती है, क्या क्या कीवर्ड्स को लिखना होता है, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है और क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझना होता है और एक प्रॉपर आंसर टाइम लिमिट के अंदर, वर्ड लिमिट के अंदर कैसे लिखा जाता है। तो हम पहले हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखेंगे। मॉडर्न इंडिया का ये क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। 200 वर्ड्स में लिखना था। 2013 में ये क्वेश्चन आया था दैट इन मैनी वेज लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की डिमांड को समझना है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। तो डिमांड यहाँ पर ये है कि हमें ये बात प्रूव करनी है कि मॉडर्न इंडिया को लॉर्ड डलहौजी ने फाउंड करने में क्या रोल प्ले किया है। दूसरा, हमें कीवर्ड्स को फोकस करना है क्योंकि कीवर्ड्स के अराउंड ही आंसर रिवॉल्व करता है। पहला कीवर्ड है इस क्वेश्चन में लॉर्ड डलहौजी और दूसरा कीवर्ड है मॉडर्न इंडिया। अब हम जब ये प्रूव करेंगे कि मॉडर्न इंडिया क्या है तो हमें सूटेबल उसके लिए एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मॉडर्न इंडिया क्या होता है। तो मॉडर्न इंडिया वो होता है जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स डेवलप हो रहे हो या प्रॉपर डेवलप हो गए हो। एक्चुअली यहाँ पर मॉडर्न इंडिया नहीं, बट हम मॉडर्न वर्ल्ड को देखेंगे, मॉडर्न वर्ल्ड एज अ होल। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आने के बाद जब कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग है जब वो खत्म हुई तो उसके बाद लोग लिबरल माइंडसेट के साथ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर वर्क कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, मशीनरीज आ गई हैं। तो ये होते हैं की पिलर्स मॉडर्न वर्ल्ड के। ये होता है मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न इंडिया को इस पैरामीटर्स पे डेवलप करने में कैसे लॉर्ड डलहौजी का कंट्रीब्यूशन था ये हमें समझना है। जब तक आप यूपीएससी के क्वेश्चंस का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे कि वो क्या पूछना चाह रहा है, तब तक आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। क्या उसने पूछा है कि लॉर्ड डलहौजी कैसे फाउंडर है मॉडर्न इंडिया का, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न इंडिया के पैरामीटर्स और पिलर्स क्या हैं। तो आंसर्स देखते हैं इसका कि कैसे आंसर लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम एक जनरल सा लॉर्ड डलहौजी को लेकर इंट्रो दे देंगे कि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था 1848 में। इंट्रो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 या 3 लाइन का होना चाहिए क्योंकि 200 वर्ड्स में पूछा है। फिर हम बता देंगे कि उसकी आइडियोलॉजी क्या थी। तो ही वॉज एन इंपीरियलिस्ट माइंडसेट के साथ था, जो कि इंडिया पर रूल करने आया था और ब्रिटिश एम्पायर को और स्ट्रेंथन करने के लिए आया था। ब्रिटिश एम्पायर नहीं, बट ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल पे कब लिया था 1857 के बाद, जब लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया गया था, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी गई थी। बॉडी पे आते हैं तो जो एजुकेशन होता है, सबसे पहला पॉइंट हम एजुकेशन से शुरू करेंगे। एजुकेशन जो है वो की पिलर है मॉडर्न वर्ल्ड का। पहले के टाइम पर एजुकेशन नहीं हुआ करती थी। जब हम मेडिवल वर्ल्ड को देखते हैं और एंशिएंट को देखते हैं कि इस लेवल पर जिस तरह से आज है, जो कि वर्क ओरिएंटेड है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इस टाइम पर वो डिस्पैच आया था। अब एक बात और समझने की है कि मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न वर्ल्ड जो है जैसा आज है ऐसा डेवलप नहीं होगा लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। एक इन्फेंट स्टेज पे मॉडर्न इंडिया को लेकर के कुछ रिफॉर्म्स होंगे जो ये प्रूव कर देंगे कि हाँ, ये रिफॉर्म्स अगर कंटिन्यू रहे तो आगे जाके वर्ल्ड मॉडर्न लेवल पर डेवलप हो जाएगा। तो हम पहले बताएंगे एजुकेशन पे कि वुड्स डिस्पैच आया था जिसपे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल एजुकेशन को लेकर रिफॉर्म्स किए गए थे। फिर हम रेलवेज के बारे में बताएंगे। रेलवेज के लिए हमें पता है आज से कुछ ईयर्स पहले तक अलग से रेलवे का बजट आता था। इससे पता चलता है रेलवेज की कितनी इंपॉर्टेंस थी। आज भी इंडिया की इकोनॉमी में रेलवेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर थोड़ा भी वहाँ पे प्राइस हाइक होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी में पड़ता है। तो इस पे हम एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव कर देंगे कि रेलवेज पे रिफॉर्म किया था। रेलवे लाइन पहली 1853 में आई थी डलहौजी के टाइम पर। प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई थी इस पे। फिर हम बताएंगे कि और क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड है। उस टाइम का क्या था, व्हाट्सएप और मैसेंजर क्या था, पोस्टल रिफॉर्म्स, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए 1854 में। अब एक बात और समझने की है कि ये डलहौजी ने मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए नहीं किया था, बट अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट के लिए किया था ताकि उनके ट्रेड के लिए बेनिफिशियल हो। बट इनडायरेक्टली इसने मॉडर्न इंडिया पे कंट्रीब्यूट किया था। फिर उनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कहते ही हैं। पहली एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कलकत्ता से पेशावर तक एक लाइन बिछाई गई थी टेलीग्राफ की। फिर मॉडर्न वर्ल्ड वो होता है जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोकस किया जाए, और जैसा मैंने बताया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर के लिए तो इरिगेशन पे काम किया, लाइट हाउसेस बनवाए पोर्ट्स पे। फिर कुछ कमर्शियल रिफॉर्म किए थे, फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स पे, कराची, बॉम्बे, कलकत्ता पे। अब इस क्वेश्चन में हम
डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और इस तरह की पॉलिटिकल पॉलिसीज को नहीं बताएंगे, हम सिर्फ उन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो मॉडर्न इंडिया स्टैब्लिश करने में कैसे हेल्पफुल था उसे बताएंगे। फिर एक अच्छा कंक्लूजन दे देंगे जिसमें हम बताएंगे कि डलहौजी का इंटरेस्ट नहीं थे कभी भी मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए, ये भी प्रूव करेंगे हम। उसका इंटरेस्ट था ब्रिटिश अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करना, बट इनडायरेक्टली ड्यू टू डलहौजीज रिफॉर्म इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल जो मूवमेंट है उसको एक मोमेंटम मिलता है। यहाँ से 1857 का रिवोल्ट भी होता है। 1857 का रिवोल्ट कैसे होता है? जब लोगों ने डेवलपमेंट को देखा कि अरे वाह इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, हम खुद भी अपनी कंट्री बना सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। तो 1857 के रिवोल्ट होने में भी यही था कि लोगों को समझ आ रहा था कि एक मॉडर्न वर्ल्ड कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ज्योग्राफी का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2016 का है, ज्योग्राफी GS1 में यह क्वेश्चन आया था। द हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, डिस्कस द कॉजेज एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स ऑफ मिटिगेशन। 12.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। उस टाइम पर 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, बाद में फिर 10 और 15 वर्ड्स में कर दिया है। तो एक स्टेटमेंट दिया है, हिमालयाज आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, ये स्टेटमेंट है। नाउ हमें इसको तोड़ना है पार्ट्स में। पहला होगा कॉजेज बताने हैं कि क्यों आते हैं, फिर हमें बताना है मेजर्स क्या होंगी टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। की डिमांड क्या है क्वेश्चन की? कॉजेज एंड मिटिगेशन। फोकस करना है फिर हमें इन्हीं कीवर्ड्स पे। पहले हम बताएंगे लैंडस्लाइड क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हिमालयाज प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए, तो व्हाट इज लैंडस्लाइड, फिर कॉजेज देन मिटिगेशन। इंट्रोडक्शन जो होगा उसमें हम थोड़ा से कुछ फीचर्स को फोकस करेंगे। जैसे पहले बता देंगे जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। क्या बताना है कि हिमालयास आर फोल्डेड माउंटेन्स, हमें हिमालय का इंट्रोडक्शन देना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या देखा, मेन वर्ड्स क्या है, लैंडस्लाइड इन हिमालयास। तो व्हाट इज हिमालयास एंड व्हाट इज लैंडस्लाइड, तो हम डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कि हिमालयास आर फोल्डेड माउंटेन्स, दे आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक्स का हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हम बताएंगे लैंडस्लाइड, दैट मूवमेंट ऑफ रॉक एंड डेब्रिस डाउन द स्लोप कॉजेज लैंडस्लाइड। तो हमने 3 फीचर्स डिस्कस किए। फिर जो बॉडी है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट होगा जिसमें हम कॉजेज डिस्कस करेंगे। कॉजेज भी 2 होंगी, नेचुरल कॉजेज और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। मिटिगेशन पे हम जाएंगे तो वो दूसरा पार्ट फॉर्म करेगा बॉडी का। तो हम कॉजेज देखते हैं, तो कॉजेज को हम डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल कॉजेज और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज में। अगर आप जाएंगे और नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक जो है मिक्स करके लिख देंगे तो वो आपको मार्क्स तो दिलाएगा, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आपको प्रॉपर डिवीजन करना होता है। आंसर में क्वालिटी दिखनी चाहिए कि स्ट्रक्चरिंग और एक ड्राफ्टिंग दिखनी चाहिए, जो मेरा मेन फोकस है बताने का कि कैसे अच्छे आंसर को ड्राफ्ट करना है। तो नेचुरल कॉजेज हम बता देंगे, बहुत सिंपल पॉइंट, सिंपल ही होंगे, बस उसकी स्ट्रक्चरिंग आपको अच्छी करनी है। यही की है यूपीएससी में स्कोर करने का, क्योंकि कोई भी 7-8 मिनट में एक आंसर लिखने का अपने पास टाइम होता है एवरेज। इस टाइम पर कोई भी बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं सोच सकता। पॉइंट बेसिक होते हैं, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है जो पूरा गेम बदल के रख देता है। तो नेचुरल कॉजेज में हम देख सकते हैं कि हिमालयाज की ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है वो बता देंगे कि किस तरह की वो सिचुएशन है। फिर वहाँ पे बताएंगे कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है साउथ वेस्ट मानसून से, जिसके कारण ईस्ट हिमालयाज की साइड रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून से, और नॉर्थ वेस्ट जो होता है पोर्शन वहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं। लेकिन हमें ये सब नहीं बताना है क्योंकि पूछा नहीं, हम सिर्फ सिंपली बताएंगे हैवी रेनफॉल लीड्स टू इरोजन एंड सरफेस रन ऑफ। अब सरफेस रन ऑफ होता है तो डेब्रिस फ्लो होता है, एवलांश होता है। फिर बता देंगे स्टीप स्लोप हैं तो वो बहुत कंड्यूसिव होते हैं डेब्रिस फ्लो के लिए, अंडर इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी कैटास्ट्रॉफिक लैंडस्लाइड्स फॉर्म हो जाती हैं। एंथ्रोपोजेनिक में आएंगे तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जितने ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि सॉइल जो है वो बांध के नहीं रख पा रही है पानी को, और बहुत स्पीड से वाटर फ्लो के साथ पूरा डेब्रिस बहता है। दूसरा ब्लास्टिंग फॉर माइनिंग वर्क और रोड कंस्ट्रक्शन, तो इसके कारण क्या हो रहा है, स्लोप्स को ऑल्टर किया जा रहा है। देन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर लीड्स टू कोलैप्स ऑफ टॉप सॉइल, इसके कारण भी प्रॉब्लम होती है कि एग्रीकल्चर ह्यूमन वर्क है तो इसलिए इसको एंथ्रोपोजेनिक में रख देंगे और ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, मिटिगेशन मेजर्स पे, बॉडी का सेकंड पार्ट। हेडिंग डालेंगे मिटिगेशन मेजर्स और उस पर हम बताएंगे क्या कर सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन एक प्रॉब्लम है, तो सबसे अच्छा उसको सॉल्व क्या करना है, उसका अपोजिट एफॉरेस्टेशन। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसके लिए आपको बहुत पढ़ा हुआ होना जरूरी नहीं होता, ये सब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है और कनेक्टिंग पावर होती है कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई पॉइंट नहीं आ रहा, डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम है, उसका अपोजिट है एफॉरेस्टेशन। नाउ फार्मिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, दैट
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है। सो बता देते हैं कि साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स को हमें लेकर आना है। फिर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ताकि जब ऐसी कोई लैंडस्लाइड आती है, हमें पता है लैंडस्लाइड्स आनी ही है, तो उसके लिए हमारे यहाँ अवेयरनेस मैकेनिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी लेवल पे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो जल्दी से जल्दी लोगों तक ये बात पहुंच जाए और वो उस जगह से बाहर निकल जाएं और सेफ्टी में चले आएँ, ताकि जो ह्यूमन इम्पैक्ट है वो कम पड़े। नेचुरल जो पाथ है उसको हमें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है, जैसा कि हमने बॉडी पे एंथ्रोपोजेनिक कॉज पे बताया था। आप नेचुरल कॉज को तो ठीक कर नहीं सकते हो, रेनफॉल तेज होगी, हाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना दो, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस है उनको सॉल्व किया जा सकता है। जो भी हमने एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस में पॉइंट लिखे हैं, जस्ट हमें उसके अपोजिट पॉइंट्स लिख देने हैं तो मिटिगेशन मेजर्स बन जाएगा। अभी हमने बताया ब्लास्टिंग फॉर माइनिंग वर्क, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लास्टिंग की जाती है, उसे बंद कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ये दूसरे नेचुरल पाथवेज को डेवलप करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेचुरल पाथ्स को फॉलो करें, और जो पाथ हम बना रहे हैं आर्टिफिशियली तो उनको प्रॉपर तरीके से बनाया जाए। अब हमें इतनी डेप्थ पे नहीं जाना है, इसके हमें सिर्फ बेसिक लिख कर आना है कि अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल पाथ वाइल कंस्ट्रक्शन। फिर एक छोटा सा वे फॉरवर्ड वाला कंक्लूजन जब भी हम एक आंसर का लिखते हैं तो वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिविटी होनी चाहिए उसमें, पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म दिखना चाहिए, पॉजिटिवनेस दिखनी चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे प्रोएक्टिव और मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की ज़रूरत है हमें यहाँ पर, एडवांस प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए ऐसे इश्यूज़ के लिए, और एनडीआरएफ को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स एक्टिवली इस इशू को सॉल्व करने में हेल्प करें, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इनको लेकर हम कंक्लूजन में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ये यहाँ पर प्रॉपर अगर अपना रोल प्ले करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये एक क्वेश्चन मैंने बताया तो इसी पे अप्लाई होगा। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये इंटर रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएंगे डिजास्टर को लेकर, उस पे ये सारे पॉइंट्स डाले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे और भी वीडियोस आएंगे जिस पे हम डिस्कस करेंगे बहुत सी स्ट्रेटजीज कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस पे अच्छा स्कोर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।